हेलो फ्रेंड्स। साईफाई मूवीज़ देखनी है तो आपको हॉलीवुड का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस फिक्शन, सुपर पावर्स या सुपर हीरोज़ की जॉनरा में हॉलीवुड की एक तरह से मोनोपोली है, क्योंकि उनके पास रेफरेंसेस है और ऑडियंस भी। अगर बॉलीवुड में ऐसी न्यूज़ आती है कि टाइम ट्रैवल की कंसेप्ट पे मूवी बन रही है तो हमारा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि अब तक हम सिल्वर स्क्रीन पे हमारे सुपरस्टार्स द्वारा फिजिक्स के नियमों को छिन्न विच्छिन्न करते हुए देखते आ रहे हैं, और उन्हीं लोगों से फिजिक्स या साइंस की ज्ञान की बातें सुनना थोड़ा आयरॉनिकल लगेगा। वैसे भी हमारे यहाँ एक अलग कंसेप्ट है। यहाँ एक्टर्स के अराउंड स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ना कि स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि अगर मूवी 100 करोड़ क्रॉस करे तभी वो वॉचेबल है या अकाउंटेबल है, ऐसा हम मानते हैं। और इसी आधार पर मूवी बनाने का फॉर्मूला बन जाता है। फिर कंसेप्ट को कोई देखता नहीं और 100 करोड़ की चिता में कंसेप्ट की बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन इस कन्वेंशनल थिंकिंग को अनकन्वेंशनल सोच में बदलने का साहस किया है शैलेंद्र व्यास ने, जिन्होंने जेल 50 के साथ इंडियन वेब सीरीज की पाठशाला में टाइम ट्रैवल की कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। सो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं जेल 50, और आपको शायद पता भी होगा कि ये वेब सीरीज टाइम ट्रैवल की कंसेप्ट पर बेस्ड है। सीरीज में ऑलमोस्ट 25 या 30 मिनट्स की वॉच टाइम के साथ 4 एपिसोड्स हैं, जिसे आप 2 घंटे और कुछ मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। सो कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल में, जहाँ एक पैसेंजर प्लेन टेक ऑफ करने के थोड़ी देर के बाद मिसिंग हो जाता है, और उसी वक्त थोड़ी दूर एक प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें 40 पैसेंजर्स में से 2 लोग जिंदा बच जाते हैं। लेकिन ये दोनों प्लेन्स अलग होते हैं। जो मिसिंग प्लेन है उसे शायद हाईजैक किया होगा और बाद में वो क्रैश हो गया है। इस लॉजिक के साथ सीबीआई क्रैश इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चलता है कि जो प्लेन क्रैश हो गया है उस प्लेन ने 35 साल पहले कलकत्ता से टेक ऑफ किया था, और तब से वो प्लेन मिसिंग है। और 35 साल के बाद पता नहीं कहां से आज की डेट में वो प्रकट होकर क्रैश हो गया है। अब उनके सामने यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर 35 साल तक ये प्लेन कहां था। बाद में उन्हें और एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। जो 2 सर्वाइवर्स क्रैश में जिंदा बच पाए हैं, उनकी एज 35 साल गुजरने के बाद भी जितनी थी उतनी ही होती है। उनके बॉडी पर 35 साल के लंबे टाइम का कोई भी असर दिखाई नहीं देता है, जैसे कि 35 साल के लिए टाइम रुक गया हो। इनिशियली सीबीआई को ये सब एक ड्रामा या एक कॉन्स्पिरेसी लगती है। सो इस उलझन को सुलझाने की जिम्मेदारी सीबीआई ऑफिसर शंतनु यानी अभय देओल को दी जाती है, और बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ पता चलता है जिससे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की सभी डायमेंशंस चेंज हो जाती है। सीरीज के कंसेप्ट के बारे में मुझे ऑलरेडी आइडिया था कि ये टाइम ट्रैवल के ऊपर बेस्ड है, सो मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो नेचुरली इस सीरीज़ को मैं हॉलीवुड मूवीज़ से कंपेयर करने लगा। ऑब्वियसली इंटरस्टेलर की लेवल पे तो नहीं, लेकिन सोर्स कोड एंड प्री डेस्टिनेशन के साथ, एंड ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू प्लॉट एंड स्क्रीन प्ले ओनली। प्लॉट ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग है। खास बात यह है कि प्लॉट में साइंस, कैपिटल क्राइम, माइथोलॉजी या स्पेसिफिकली वैदिक सिविलाइजेशन, इन सब चीज़ों को कंबाइन किया गया है। एक साइफाई सब्जेक्ट को एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से जुड़ते हुए देखना एक्साइटिंग लगा, और इस थ्योरी को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है जो कनेक्ट भी होता है। मूवी का दूसरा प्लस पॉइंट है कास्टिंग। अभय देओल, पंकज कपूर, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, इन लोगों के परफॉर्मेंस के बारे में क्या ही बात कर सकता हूँ। सभी ने एज ऑलवेज एट पार परफॉर्म किया है। अभय देओल ने एक शांत और फैमिली ट्रबल्ड सीबीआई ऑफिसर का रोल किया है। उनके एक्सप्रेशंस एंड रिएक्शंस देखने लायक है। और एक कैरेक्टर है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिसे ब्रिलियंटली प्ले किया है पंकज कपूर ने, जो एक साइंटिस्ट है और अभय देओल को उस मिस्ट्री को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करता है। इस मिस्ट्री को 4 एपिसोड्स में डिवाइड किया गया है, और हर एपिसोड की एंड में एक क्लू मिलता है, जिससे व्यूवर्स नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। थ्रू आउट द एपिसोड्स सस्पेंस को डिसेंटली मेंटेन किया गया है। फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड्स थोड़े स्लो मूविंग है, लेकिन इसकी कसर बाकी 2 एपिसोड्स पूरी करते हैं। मूवी के एंड तक आते आते कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मूवी का एंडिंग, जिसे व्यूवर्स को डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया गया है। एंड को डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। कुछ सीन्स है जिसे देखकर आपको अंदाज़ा लगाना है कि मूवी किस मोड पे एंड हो जाती है। काफ़ी सारी मूवीज़ में आपको इसी तरह की एंडिंग दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर बाय द सी बेसिकली एक थ्योरी है जिसे शोइंग दैन टेलिंग कहते हैं। फिक्शनल स्टोरी में इस थ्योरी का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फिक्शनल कंटेंट ओनली डायलॉग्स के साथ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे कन्विंसिंगली पोर्ट्रे करने के लिए विजुअल्स के साथ शोकेस किया जाता है, और इंसेप्शन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसीलिए थ्रू आउट द मूवी में टाइम ट्रैवल की कंसेप्ट को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की गई है। इसे कुछ फैक्ट्स और कुछ विजुअल्स के साथ दिखाया गया है। ये बात अलग है कि शायद बजट की कंस्ट्रेंट्स की वजह से विजुअल्स पर ज़्यादा काम नहीं किया गया, क्योंकि मूवी में कुछ सीन्स हैं जो सिनेमाटोग्राफिकली इन्हांस किए जा सकते थे, लाइक प्लेन क्रैश एंड टाइम ट्रैवल एक्टिविटी। बजट के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की है, जैसे कि मूवी में डायलॉग्स थोड़े बेहतर हो सकते थे। 2 सीन्स तो ऐसे हैं जिसमें एक्टर्स ने डायलॉग्स में रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ किया है, और उन वर्ड्स को डबिंग में करेक्ट किया गया है। जो सीन्स में दिखाई देता है उन सीन्स को रीशूट भी कर सकते थे, लेकिन पता नहीं, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्शन सीक्वेंसेस को भी थोड़ा बेहतर डिज़ाइन किया जा सकता था।
लेकिन इन सब बातों को साइड करके टाइम ट्रैवल जैसे कंसेप्ट के बारे में सोचना, कंसेप्ट को एक एंगेजिंग स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करना और एंड में कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देकर मूवी की थीम को जस्टिफाई करना काबिल तारीफ है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल मूवी इंटरटेनिंग है। शायद इस सीरीज के सक्सेस के बाद हमें और भी कुछ नए कंसेप्ट देखने को मिल सकते हैं। सो मैं रिकमेंड करूंगा, प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर देखिए। सो फ्रेंड्स, आपको JL50 कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।